खास तौर पर आपके वोट की वैल्यू क्या है, आपके वोट की कीमत क्या है, आपका वोट जो है आपने कहां पर देना और वोट की इंपॉर्टेंस खास तौर पर क्या है? वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम वोट दें तो उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ उसको पता होती है जो मतलब कि जो इस फील्ड में गया हो। अगर वो इस फील्ड में नहीं हो तो उसको कोई पता नहीं है होता है। लेकिन इसकी जो है अहमियत बहुत ज़्यादा है वोट की। अगर जैसे उनको कोई अपना है इलेक्शन के लिए उठा है तो वो सोचते नहीं हम इनको वोट करें, नहीं उसको नहीं देखना है, हमें उसको देखना है जो कंट्रीब्यूट करे। हमें उसको नहीं देखना है जो अपना जेब भरे, हमें उसको नहीं देखना है। हमें उसको देखना है जो गाँव के लिए काम करे, जो कंट्री के लिए काम करे, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करे। हमें इसको देखना है, हमें इसको नहीं देखना है कि जो अपना ही जेब भरे। जो फंड्स आती है वो लोगों को लगानी है, खुद के जेब में नहीं डालनी है। बोलता हूँ ये वोट जो है तो वोट देना इसका सबका हक है। वोट जो भी जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन्होंने अपना वोट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, वोटिंग देने के लिए जाना चाहिए, ताकि इसी से सरकार बनती है। तो जो जिनके जो भी हमारी तरफ से यही है कि जो लोगों को हमारे अवेयर यही है करते हैं कि वोट अपना मिस कभी नहीं करें। जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो इसके असेंबली के हैं, पार्लियामेंट्स के हैं, जो भी इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, उन्होंने अपना वोट देना है और देना ही चाहिए। कि अगर हम वोट करें तो वो हमें अपना भला है, अगर हम वोट ना करें तो वो भी हमारे लिए गलत है। अगर हम वोट करें तो हमारा इंडिया जो है आगे बढ़ेगा। अगर हम वोट ना करें तो ये जो वोट है, जैसी हमारी ड्यूटी है, इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी ड्यूटी के साथ कि हमें वोट करना ही करना है। अगर हम वोट ना करें तो वो हमें अपना नुकसान है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी में उन्होंने क्या कहा था? इट इज अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब जनता का सरकार। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता के सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमारी जनता के द्वारा चुना जाता है इन मशरूम सबको। हमारी डेमोक्रेसी में कुछ चीजें बहुत खामियां हैं। चुनाव जीतने के लिए जितने पैसे खर्च किए जाते हैं, अगर रियल में ईमानदारी से उतना काम किया जाता तो उस पार्टी को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना पैसा ये लोग फूंक देते हैं चुनाव जीतने के लिए, उतना अगर ईमानदारी से लगा दे लोग ना, वो गांव में भी नहीं जाएंगे तो लोग उसको वोट देंगे। आप बताओ मित्रों, देंगे कि नहीं देंगे? आप लोगों को वोटिंग राइट आपका अधिकार है, सबका वोटर राइट होना चाहिए। और अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस देश को अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्योंकि यदि पढ़ा लिखा इंसान वोट नहीं करेगा तो अनपढ़ इंसान पढ़े लिखों पर राज करेगा। बैठ के माथा पीटने से बेटर है जिस दिन आपके यहाँ निर्वाचन हो उस दिन जाकर अपना शक्ति दिखाइए कि लोकतंत्र में संविधान ने हमें क्या पावर दिया है। हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज पे बैठी इंसान को उतार सकता है आदमी एक बटन से कि उतर बबुआ, यहाँ पर तोरा ही पावर नहीं है। तो आप इस शक्ति को पहचानिएगा। आप बेटर है आज कहा जाता है कि आज काम कर लीजिए, कल रोने से बेटर है आज काम कर लीजिए। तो वोट के दिन आप क्या कीजिए, अपना अधिकार समझिए। अपने माँ बाप को भी, बूढ़े कई ऐसे लोगों को हमने देखा है वोट डालने कि बेचारे आंख नहीं है, सहारा लेके आए हैं लेकिन आए हैं, उनको देख के लगता है कि नहीं हमारा लोकतंत्र सफल है। यहाँ पर अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, ये आपका अधिकार। यही तो एक समय होता है जब आप अपने पावर को एहसास कराते हैं यहाँ पर। तो ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि डेमोक्रेसी में चाणक्य जैसे विद्वान ने कहा था कि यदि शिक्षित लोग अगर सामने नहीं आएंगे इसमें तो अशिक्षित लोग उन पर राज करेंगे। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस क्यों आगे चले गए? वहां पर जितने पॉलिटिशियन है पढ़े लिखे हैं, उनको लॉजिक्स है। हमारे यहाँ जो एकदम रिजेक्टेड हो जाता है वही चला जाता है, और वो रिजेक्टेड पढ़े लिखे पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपने बारे में सोचता है कि हम ये पिछली बार में ये बोले थे, इस बार में ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बाकी नेता को कोई मतलब नहीं बनता है, अबे घर आएगा अबे सट जाएगा, देखते हैं कि नहीं। तो ये चीजें, तो आप कहा ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल को। तो आप नेता नहीं बनेंगे पढ़े लिखे, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लड़की लोग में भी यहाँ पर अमूमन नेताओं के दिमाग में ये बैठा है कि लड़कियों को वोट डालने से कोई खास, लड़कियों का कोई खास काम नहीं करता है महिलाओं के लिए। केवल आके बोल देगा महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। क्योंकि नेताओं को पता है कि महिलाएं जो हैं वोट डालती हैं या तो अपने पति के कहने पर, और शादी नहीं हुआ है तो माँ बाप के कहने पर। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मतलब मेल को ही मतलब टारगेट करते हैं कि इन्हीं के हिसाब से वोट डाल। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपका भाई जहां वोट डाले जरूरी नहीं कि आप भी वहीं डालिएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कहने ऐसा लड़ मत जाइएगा कि नहीं हम डलबे करेंगे, हमारा जो उसको मन कर रहे हैं। ठीक है पापा, ठीक है भैया, ब्याह शादी हो गया, हाँ जी ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी मम्मी पापा को क्या कहती होंगी? अमेरिका से थोड़े आई हैं, ठीक है तुम्हारे कहने से थोड़ी चलूंगी मैं, ऐसा कहती हैं, ऐसी ना कहते होंगे जी। लेकिन अपना वोटिंग आप समझिए, जहां सही लगता है वहीं वोट डालिए, यह आपका अपना अधिकार है, वरना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है जब आपके बगल से आपके एरिया का सांसद और विधायक चला जाए और आपके कान पे जू न रंगाया गया होगा, क्या मतलब है? दिस इज डेमोक्रेसी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब गए थे अपना वैक्सीन लगवाने तो लाइन में खड़े थे, दिस इज डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ मामूली विधायक जाता है तो सड़क खाली हो जाता है, ऐसा लगता है यमराज आ गया साक्षात, और ये बाप को बैठिए बैठिए, अरे कौन ची बैठी है यार तुम यहाँ, कौन ची बैठी है यार। इसीलिए वो लोग कभी स्कूल पर फोकस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लड़के स्कूल चले जाएंगे तो वहां एगो बैठल होगा कोई ना कोई मास्टर जो उनको बता देगा कि तुम्हारा अधिकार क्या चीज होता है और क्या नहीं होता, इसलिए कभी स्कूल पे फोकस नहीं करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर, हाँ नहीं केवल खान सर नहीं, हर शिक्षक अपने कर्तव्य को निभाता है। कमोबेश सबका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लेकिन सारे शिक्षक आपको कभी गलत नहीं बताए होंगे, कोई ये नहीं कहा होगा कि आप गलत काम करो। सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, किसी जैसे हमारा आपको समझ में आ रहा हो सकता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका किसी को नहीं समझ में आता होगा, ऐसा भी हो सकता है, समझ में आएगी नहीं, लेकिन अपने अधिकार को पहचान के रखना है। लिंकन साहब ने क्या कहा था? जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा, समझ में आ गई कि नहीं? जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। समझ में आ गई कि नहीं? क्या आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है और इसके लिए एक समिति भी बना दी है जो एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकलिटी को जांचेगी, लोगों की राय लेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है उसी में एक देश एक चुनाव का बिल भी पेश हो सकता है। इसीलिए आज हम एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो इससे पहले कि हम पहले अध्याय की शुरुआत करें, यह समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है। इसे 2 पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, देश में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। यानी अगर एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लागू होता है तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ही एक साथ होंगे। अब आप सोचेंगे ये तो बढ़िया चीज है, इसे लागू करने में क्या दिक्कत हो सकती है और ये नियम पहले क्यों नहीं लागू हुए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजादी के बाद भारत में एक देश एक चुनाव का ही कॉन्सेप्ट था। 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ ही चुनाव होते थे। वर्ष 1952 में हुए पहले चुनाव, उसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। लेकिन यह सिलसिला तब टूटा जब 1968, 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। इसके बाद वर्ष 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। यानी जब एक बार में ही लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव होते रहे हैं, तो अब अगर ऐसा दोबारा हो जाए तो दिक्कत क्या है? आज हम बात करेंगे एक नए आयोग की। भारत सरकार ने एक नया कमीशन, एक नए आयोग का गठन किया है जो कि भारत में साइमल्टेनियस चुनाव, यानी कि राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव जो होते हैं, आपके लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने पर विचार करेगा। हम ये जानेंगे ये मुद्दा है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या हैं, और अगर आपको इसे लागू करना है तो इसमें चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई इसमें हुआ क्या है कि देखिए, भारत में आप सभी को पता है कि लगभग हर कुछ महीने बाद कोई ना कोई चुनाव हो रहे होते हैं। यह बात हम सभी जानते हैं कि नहीं जानते कि यार चुनावों की जो प्रक्रिया है भारत में वो सतत चलती रहती है। जैसे इस साल
अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव हुए थे कर्नाटक वगैरह के, आपने देखा होगा। और अभी इस साल ही दिसंबर आते आते दोबारा से कुछ राज्यों में चुनाव हैं, अगले अगले महीने, 1-2 महीने बाद फिर 4 राज्यों में चुनाव हैं। छत्तीसगढ़ में है और राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, कुछ बड़े बड़े राज्यों में एक बार फिर से चुनाव है। तो होता क्या है, कभी भी देश में चुनाव कराना जो होता है यह एक बड़ी महंगी प्रक्रिया होती है। यह बात तो आपको पता होगी कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में, जहां पे इतने सारे नागरिक हैं, इतने सारे लोग हैं, चुनाव को कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। हर चुनाव को कराने में हजारों करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा होता है, प्रशासनिक असुविधाएं होती हैं वो अलग, ठीक है। तो इस बात को लेकर हमेशा से विचार किया जाता रहा कि क्यों ना भारत में हम चुनाव फिक्स कर दें। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1952 में जब भारत में पहली बार चुनाव हुए, तब क्या हुआ कि लोकसभा के चुनाव जो कि केंद्र सरकार के लिए होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव, भाई भारत में जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव उस समय होने थे ये सारे के सारे एक साथ कराए गए। मतलब आपने पोलिंग बूथ बनाया, आपने वोट डालने के लिए स्टेशन बनाया, तो वहां पे व्यक्ति के सामने 2 मतपेटियां थी। एक मतपेटी जो थी वो केंद्र की सरकार के लिए थी, लोकसभा चुनाव के लिए, दूसरी मतपेटी अपने राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए थी, ठीक है। तो व्यक्ति ने ऐसे चुनाव वहां पर कर दिए, इस तरह से व्यक्ति ने वोट डाले, सही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में केंद्र सरकार ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया, राज्य सरकारों ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया और 4 बार तक चुनाव ऐसे ही चलते रहे। यानी कि 1952 से लेके 1967 तक, 1952 के, 1957 के, 62 के, 67 के, ये चारों चुनाव जो हैं ये ऐसे ही हुए कि केंद्र सरकार के चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो हैं ये साइमल्टेनियसली हुए, एक साथ हुए। उसके बाद क्या हुआ, ये कैलेंडर थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गया। ये कैलेंडर कैसे बिगड़ा कि केंद्र सरकार ने, इसकी शुरुआत हुई जब केंद्र सरकार ने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब केरल की सरकार जो है वो मध्य अवधि में बर्खास्त हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, आपको केरल में चुनाव पहले कराने की आवश्यकता हो गई। 60 के दशक के मध्य आते आते क्या हो गया कि धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बन गई, क्योंकि उसके पहले क्या था, पूरे देश में कांग्रेस का ही राज था। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें होती थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें होती थी। लेकिन 60 के दशक का अंत आते आते बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गईं और इन सरकारों का केंद्र से विवाद रहने लगा। और उस समय भारत का संघीय ढांचा बहुत मजबूत नहीं था, तो केंद्र सरकार जो है वो धड़ल्ले से राज्य सरकारों को बर्खास्त करती रहती थी। इसके अलावा कांग्रेस के पास सरकार नहीं बनी तो कई बार क्या होता था कि मिलीजुली सरकारें बनती थी कि भाई कई पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, उनमें आपस में झगड़ा हो गया और आखिरकार स्थिति यह आ गई कि विधानसभा में किसी के पास बहुमत नहीं रह गया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे राज्यों के चुनाव जो हैं, ये जो एक कैलेंडर चल रहा था कि भाई केंद्र के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे, ये कैलेंडर आगे पीछे हो गया कि भाई जिस मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव जो है अब 1 साल ही हुआ था, लेकिन 1 साल बाद वहां की सरकार गिर गई, तो अब आप 4 साल तो इंतजार करोगे नहीं वहां पे चुनाव कराने के लिए, तो आपको वहां पे तुरंत चुनाव कराने पड़ते थे। तो इस प्रकार से ये जो कैलेंडर था, ये कैलेंडर जो है ये एक रूप नहीं रह गया, इस कैलेंडर में बहुत सारे फर्क उत्पन्न हो गए। ये बात क्लियर हुई। शुरुआत सबकी एक साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अंतर आता गया और ये फर्क उत्पन्न होता गया। अभी जैसे आपको बताया ना, 2023 में ही हम देख चुके हैं, अभी इस साल की ही अगर मैं बात करूं, 2023 में ही हम कर्नाटक का चुनाव देख चुके हैं और अभी एक बार और चुनाव होना बाकी है, जहां एमपी, राजस्थान, इन सब राज्यों का चुनाव फिर से होगा। यानी कि 1 साल में 2-2, 3-3 बार चुनाव कराने की प्रक्रिया हमको देखनी पड़ती है। ऐसा होता है। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि हमारे यहां की सरकारें हमेशा चुनाव मोड में ही रहती हैं। तो अब अलग अलग चुनाव होने के, इस तरह से चुनाव होने के नुकसान क्या हैं? अगर सारे चुनाव एक साथ हों तो इसका लाभ क्या होगा? पैसा बचेगा, है ना, कि भाई इसका वित्तीय लाभ है कि हर बार चुनाव कराने में सरकार के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो संसाधन बचेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको स्क्रैच से करनी पड़ती हैं, पोलिंग बूथ आपको बनाने पड़ते हैं। अब यहां पर क्या है, मतलब ये वही वाली बात हो गई ना कि आपके घर में एक शादी है, आप अपने घर में दूसरे बच्चे को भी उसी दिन शादी कर दो, तो आपके पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? समझ रहे हो कि नहीं, कि मंडप तो लगा ही हुआ है,
हलवाई भी लगा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं होता कई बार कि यार मंडप लगाए, हलवाई लगाए, दूसरे बच्चे की भी शादी करा देते हैं, थोड़ा पैसा बच जाएगा, आपके पैसे बच जाते हैं। तो सारी व्यवस्था आपने कर रखी है तो निश्चित तौर पे आपको वित्तीय लाभ होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है, यह तो एकदम कॉमन सेंस है कि आपके पैसे बचेंगे, आपको फाइनेंशियल लाभ होगा, क्योंकि हर चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। तो यह प्रक्रिया जो है इसमें आपको लाभ हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपके देश के सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा। चुनाव होते हैं तो हमेशा सुरक्षा इत्यादि के लिए सीआरपीएफ के जवान हो गए या अन्य जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो जाती हैं, उन बेचारों की ड्यूटी लगती है और वो बेचारे साल भर यही करते रहते हैं। साल में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चुनाव होते हैं उनको बार बार जाना पड़ता है और ये बड़ी तनावपूर्ण ड्यूटी होती है। अगर आप में से किसी के परिवार में किसी ने चुनाव की ड्यूटी की है तो वो जानता होगा कि यार ये ड्यूटी आसान नहीं होती। इस ड्यूटी में कई कई दिन, कई कई हफ्ते आपको रात दिन वहीं रहना पड़ता है। कठिन ड्यूटी होती है, तनावपूर्ण ड्यूटी होती है, बहुत जिम्मेदारी भरी ड्यूटी होती है। तो आपके देश के सुरक्षा बलों पर अननेसेसरी दबाव है कि यार, क्योंकि सुरक्षा बल तो कॉमन है, तो भले ही बंगाल में चुनाव हो या मध्य प्रदेश में चुनाव हो, वही सुरक्षा बल का जवान वहां ड्यूटी देता है, उसके बाद इधर आ जाता है ड्यूटी करने। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उस जवान पे अननेसेसरी बर्डन है। अगर पूरे देश में एक बार चुनाव होगा एक साथ तो उससे क्या होगा यार, ये प्रॉब्लम खत्म ना। एक बार वो कुछ साल में एक बार वो ये ड्यूटी करेगा, उसका काम खत्म। तो ये अननेसेसरी बर्डन जो है ये समाप्त हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ है, मेरी नजर में सबसे बड़ा लाभ है एक साथ चुनाव कराने का, वो सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, वो सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यार आपके यहां चुनाव आचार संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगती है। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका प्रतिबंध कम हो जाएगा। कई बार देखिए क्या होता है, अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक में चुनाव थे तो केंद्र सरकार पर एक तरह का प्रतिबंध यह लग गया, मैं केवल केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं यहां पर, कि भाई कहीं पर भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां पे एक आदर्श आचार संहिता लग जाती है कि आप जो है बहुत ज्यादा केंद्रीय कार्यक्रम, केंद्रीय मदद, ताकि वोटरों को लुभाने के लिए आप ज्यादा कार्यक्रम कर नहीं सकते, बहुत सारी चीजें कर नहीं सकते। तो कई बार सरकार यह कहती है कि यार हमारे देश में आधे साल तो चुनाव ही होते रहते हैं, यानी कि एक साल अगर है तो आमतौर पे केंद्र सरकार की बहुत कॉमन कंप्लेंट है कि यार साल में से 6 महीने तो किसी ना किसी राज्य में चुनाव चल ही रहे होते हैं, तो उस चक्कर में 6 महीने तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी रहती है। तो हम जो हैं अपनी नीतियों को ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सर पे बोझ होता है कि भैया ये आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है, अब इसका पालन करना पड़ेगा। तो जब तक चुनाव आचार संहिता है तब तक तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सरकारों पर एक अवांछित अननेसेसरी बर्डन होता है कि यार चुनाव आचार संहिता जब तक लगी हुई है हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आधे आधे साल तक, कई बार आधे आधे टेन्योर तक सरकारें अपने खुल के काम नहीं कर पाती। इसके अलावा कई बार क्या हो, एक तो हो गया आचार संहिता, दूसरा चुनाव के लोभ में सरकारें कई बार कठोर निर्णय नहीं ले पाती कि भाई मान लीजिए कि देश हित में सरकार को निर्णय लेना है कि यार कुछ चीजें महंगी होंगी, कोई टैक्स बढ़ाना होगा, सरकार को ऐसा निर्णय लेना है। सरकार को क्या डर लगता है, अभी आज की तारीख में मान लीजिए अगर केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़े कि यार कुछ हमें इनकम टैक्स बढ़ाना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बस मान लीजिए ऐसा एक निर्णय लेना पड़े, तो क्या वो केंद्र सरकार ले सकती है? उसको क्या लगेगा, यार 2 महीने बाद ना 4 बड़े बड़े राज्यों में चुनाव है, तो यार फिर वहां राज्यों का वोटर नाराज हो जाएगा, कुछ दिन रुक जाते हैं। लेकिन क्या उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे? ये चुनाव खत्म होंगे, 4 महीने बाद कहीं और चुनाव होंगे। तो हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव की साइकिल ही चल रही होती है। उससे क्या होता है, कई बार सरकार जो है वो कठोर निर्णय लेने में चूक जाती है, कठोर निर्णय जो है वो ले नहीं पाती। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, अगर आप एक साथ चुनाव कर पाओगे तो कई बार क्या होता है, वोटर भी थोड़ा सा ऊब जाता है कि यार पिछले साल तो मैंने चुनाव दी, अभी वोट दिया था लोक विधानसभा के लिए, अब इस साल आप लोकसभा के लिए वोट मांग रहे हो, फिर आप म्युनिसिपैलिटी के लिए वोट मांग लोगे अगले साल। तो वोटर भी बार बार वोट नहीं देना चाहता। तो ऐसी कई सारी स्टडीज हुई हैं जिनका यह मानना है कि अगर आप देश में एक साथ चुनाव कराओगे तो मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि वोटर को लगेगा कि यार देश में क्या है, एक ही बार तो चुनाव हो रहा है, पिछले अगले 4-5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, तो हम क्या करते हैं, हम जाके वोट दे आते हैं, एक ही बार जो है हम चुनाव दे देंगे।
ठीक है, चलिए, तो ये हो गए इसके लाभ। बेसिक लाभ जो हैं वो ये हैं कि अगर तो ये व्यवस्था अगर बना दी जाए कि देश में चुनाव जो होगा, अभी एक बार चुनाव हुआ तो सब विधानसभाओं का चुनाव एक साथ जो है पांच साल बाद एक साथ होगा, ठीक है, तो इसका लाभ ये होगा। अब इसकी कुछ प्रमुख हानियां क्या हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं, उसके बाद और भी चीजें हैं चर्चा करने के लिए। तो आमतौर पर बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध करती हैं। इसकी कुछ प्रमुख हानियां क्या हैं यार? इसकी हानि, पहली हानि क्या है, वो हानि नहीं कहना चाहिए, हमको इसे चुनौती कहना चाहिए कि इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। भारत में इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं को भी संविधान का संरक्षण प्राप्त है। तो भारत में लोकसभा और विधानसभा, जिन दोनों का आम जनता जिनको चुनती है, उनका कार्यकाल कितना होगा, वो कैसे बनेंगी, ये कहां है? लोकसभा का है संविधान के अनुच्छेद 83 और 85 में, और विधानसभा का आपको मिलेगा अनुच्छेद 172 और 174 में। तो ये यहां पे स्पष्ट है कि ये कैसे कैसे बनेंगी, इन आर्टिकल्स में ये स्पष्ट किया गया है। तो अगर आपको ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारे संविधान के जो आपके ये चारों अनुच्छेद हैं, इन चारों में संशोधन करना पड़ेगा। और ये ऐसा संशोधन है जो राज्यों को भी प्रभावित करता है। तो अगर आपने संविधान संशोधन वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी ऐसा संविधान संशोधन होता है जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है, तो वो 2/3 बहुमत से तो संसद में पास होना चाहिए, और देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं उसका अनुमोदन करें, यह जरूरी है। तो पहली चीज तो यह है कि संशोधन लगेगा, इसको इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। आप अगर चाहोगे, जब तक इस बात को लेके आम सहमति ना बने, जब तक इस बात को लेके लगभग सारे राजनीतिक दल एक साथ ना आ जाएं, तब तक इसका लागू होना बहुत मुश्किल है। पहली चीज तो यह है कि इसको लागू करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको होने वाला है। दूसरी चीज क्या है? आमतौर पर यह माना जाता है कि यार भारत में क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं। क्षेत्रीय दलों का यह मानना है कि अगर ये दोनों चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी हो जाएंगे। तो आपके यहां जो प्रचार होता है, जैसे देखिए इसमें फर्क क्या पड़ेगा। अभी अगर मान लीजिए कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव थे, तो प्रधानमंत्री मोदी भी जब वहां प्रचार करने गए तो उन्होंने केवल कर्नाटक के मुद्दों पर बात की या नहीं की, क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हैं। लेकिन अगर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे तो आमतौर पे बहुत सारे स्टडी ये कहते हैं कि व्यक्ति अलग अलग पार्टी को वोट शायद नहीं देगा। जिस पार्टी को, अगर वो पार्टी ए को लोकसभा में वोट दे रहा है तो पार्टी ए को ही विधानसभा में भी वोट देकर आएगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो नेता आमतौर पे क्या कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ही प्रचार होगा। तो क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं उनकी महत्ता जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तीसरी चीज क्या है इसमें जो आती है, तीसरा मुद्दा जो आता है कि यार आपके लिए चुनाव में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, क्योंकि यार देखो इतना आसान नहीं होगा। जितनी आपको जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना वो अलग लेवल का होने वाला है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अनुमान के हिसाब से आपको करीब 25 लाख ईवीएम लगेंगी। अभी हमारे चुनाव आयोग के पास करीब 12 लाख ईवीएम है, 25 लाख ईवीएम आपको लानी पड़ेंगी, क्योंकि पूरे देश में हर जगह आपको 2-2 ईवीएम लगानी पड़ेंगी, एक लोकसभा के लिए और एक विधानसभा के लिए। अभी क्या होता है, जो ईवीएम एक राज्य में यूज हो गई वही दूसरे में चली जाती है, क्योंकि चुनाव अलग अलग होते हैं। चुनाव अगर एक साथ होंगे तो आपको ईवीएम सब में एक साथ लगानी पड़ेगी। तो आपको जो चुनाव का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग लेवल का आपको एकदम लिटरली दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, ये कुछ ऐसी हानियां हैं जो हम इसमें देखते हैं कि भाई ऐसा एक हमको समझ में आता है। ठीक है, तो यार ऐसा नहीं है कि भारत में इस मुद्दे पर चर्चा पहले कभी हुई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का चुनाव आयोग जो है 1983 में भारत के निर्वाचन आयोग ने ही इसकी सिफारिश की थी कि यार ये बार बार चुनाव कराना जो है बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे चुनावों को एक साथ ले आते हैं। यह निर्वाचन आयोग ने 1983 में सिफारिश करी। उसके बाद भारत का जो लॉ कमीशन है, आपका विधि आयोग जो है, उसने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश करी। आपका लॉ कमीशन इसकी सिफारिश कर चुका है।
राजनीतिक तौर पे पहली बार इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तब राजनीतिक तौर पे इसको लेके बहुत बड़ी चर्चा हुई। उस समय वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जो है वो विपक्ष की नेता थी। तो वाजपेयी साहब, ये कहा जाता है कि ये प्रपोजल लेके वो सोनिया गांधी के पास गए और उन्होंने सोनिया गांधी जी से कहा कि भाई आप भी अगर सहमत हो, हम सत्ता में हैं, आप विपक्ष में हैं, अगर हम दोनों सहमत हो जाएंगे तो इस काम को हम तुरंत चालू कर सकते हैं। लेकिन इस पर कुछ आगे हुआ नहीं। यह कहा जाता है कि सोनिया गांधी भी इसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसके बाद फिर 2004 में चुनाव ही आ गए, तो फिर सरकार बदल गई, उसके बाद कुछ ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन वाजपेयी साहब जो है वो इसमें इंटरेस्टेड थे, वो ऐसा करना चाहते थे। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, अडवाणी साहब ने भी इस बात का प्रस्ताव रखा कि भाई इसको अगर सरकार चाहे तो लागू कर दे, हम बीजेपी वाले इसका पूरा साथ देंगे, हम इसके पूरी तरह से पक्ष में हैं, अगर सरकार ऐसा लागू करना चाहे तो कृपया कर दे, मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी पार्टी इसका साथ देगी। उसके बाद 2019 में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुनील अरोड़ा ने एक बार इस बात को कहा कि यार ये हमें करना चाहिए, हम अब एक इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी हैं कि इस तरह की प्रक्रिया हमको लेकर आनी चाहिए। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने 2014 में भी और 2019 में भी दोनों बार अपने चुनाव घोषणा पत्र में यानी कि मैनिफेस्टो में इस बात को डाला था कि यार ये प्रक्रिया हम लागू करेंगे, ये प्रक्रिया हम लेकर आएंगे। लेकिन उसको लेकर ज्यादा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस बारे में कुछ मूवमेंट होगा, क्योंकि भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव, हर साल आपके देश में सिर्फ एक बार चुनाव होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर क्या होगा भाई, इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार एक उच्च स्तरीय आयोग गठित कर रही है। इस बार सरकार जो है इस बात को लेकर बेहद ज्यादा सीरियस क्यों है, इन चुनावों के एकीकरण को लेकर सरकार कितनी सीरियस है कि इस आयोग की अध्यक्षता सरकार ने रामनाथ कोविंद साहब को दी है। रामनाथ कोविंद कौन है? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। हम सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद साहब जो हैं इस कमीशन के, इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इसको लेके कितनी सीरियस है कि मेरे ख्याल से आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी कमीशन, किसी आयोग की अध्यक्षता जो है वो पिछले राष्ट्रपति को दी गई है। किसी भी भूतपूर्व राष्ट्रपति को कभी इस तरह का काम नहीं दिया गया। आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है और इसके लिए एक समिति भी बना दी है जो एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकलिटी को जांचेगी, लोगों की राय लेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है उसी में एक देश एक चुनाव का बिल भी पेश हो सकता है। इसीलिए आज हम एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिसमें आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपको पता होना चाहिए जैसे कि एक देश एक चुनाव से क्या होगा और अगर इसे लागू करना है तो इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी। एक देश एक चुनाव का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम पहले अध्याय की शुरुआत करें, यह समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है। इसे 2 पॉइंट में समझिए। पॉइंट नंबर 1, एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, देश में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। यानी अगर एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव लागू होता है तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ही एक साथ होंगे। हर 5 साल तक जिंदा रहेगी पार्लियामेंट और आपके विधानसभा। उसके बीच में अगर आपकी बहुमत आप हार चुके हो, तब जनता के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इन सारे सवालों का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या
सितंबर में अचानक से बुलाए गए संसद सत्र में ही एक देश एक चुनाव के बिल को पेश किया जा सकता है? फिलहाल इसका जवाब सरकार नहीं दे रही। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। ये तो बात हुई राजनीतिक अध्याय की। अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव की व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी की। सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव से होगा क्या? इस सवाल का जवाब हमें लॉ कमीशन की 5 साल पुरानी रिपोर्ट में मिला। साल 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें एक देश एक चुनाव के समर्थन में कुछ तर्क दिए गए थे। एक तर्क है कि अगर देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजाद करना है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराने होंगे। दूसरा तर्क है कि एक बार में चुनाव करवाने से पैसे की बचत होगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि 2019 के लोकसभा चुनाव करवाने में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तीसरा तर्क है कि सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी। चौथा तर्क है कि सरकारी मशीनरी पूरा साल चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने के बजाय विकास के कार्यों पर फोकस कर सकेगी। आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से लेकर अलग अलग विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावों में लगा दी जाती है। इसके अलावा साल भर अलग अलग राज्यों में चुनावों के दौरान भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती भी करनी पड़ती है। ये सब तामझाम देखकर शायद आपके मन में भी कभी तो आया होगा कि ये रोज रोज के झंझट के बजाय एक बार में ही चुनाव करवा लिए जाएं तो इसमें क्या दिक्कत है। एक चुनाव एक नेशन में ये फायदा होगा कि एक तो हमारे जो चुनाव पे खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे। वोटर्स को बार बार जाना नहीं पड़ेगा। हमारे जो सीनियर लीडर हैं जो चुनाव के लिए समय समय के लिए प्रचार करने जाते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा उनको। एक ही बार में प्रचार हो जाएगा तो वो अपना ज़्यादा समय जो है गवर्नेंस इशू पे लगा पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया, लॉ कमीशन ने भी एक बार अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही थी कि अगर मान लीजिए किसी असेंबली के चुनाव जो है 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं लोकसभा के चुनावों के पास, तो उनको साथ साथ कराने के लिए हमें प्रावधान करना चाहिए। लेकिन अभी तक उसको लेकर के संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान पहले से ही कानून में और संविधान में रखा था, और इसीलिए 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक होते चले गए और फिर पूरे साल इलेक्शन चलता रहा। अब वही स्थिति बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा और इलेक्शन कमीशन इसको कराने में सक्षम होगा। एक देश एक चुनाव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। खुद लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत एक साथ चुनाव नहीं करवाए जा सकते। संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। दूसरी शर्त, कम से कम 50% राज्यों को भी संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी। और तीसरी शर्त, संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में बहुमत से बिल को पास करवाना होगा। यानी अभी तो सिर्फ बात छिड़ी है, अभी एक साथ चुनाव करवाने के लिए लंबी प्रक्रिया बाकी है, जिसे समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य से बात की है। देखिए, बेसिकली 172 आर्टिकल जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि 172 जो है वो एक स्टेट असेंबली का जो कार्यकाल है, ड्यूरेशन है, उसके बारे में है वो। तो उसमें कहते हैं कि अनलेस सोनर डिसॉल्व, मतलब अगर पहले आप असेंबली को भंग नहीं किया है तो इसका कार्यकाल 5 साल तक है। तो इसका मतलब है 5 साल पूरा होने से पहले आपको भंग कर सकते हैं, ये तो है। लेकिन कब भंग करेंगे, वो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे ना। तो इसलिए 172 में इनको उसको अमेंड करना पड़ेगा और फिर शायद 356 को भी अमेंड करना पड़ेगा। फिर देखना है कि कौन कौन से और आर्टिकल्स है, लेकिन बेसिकली ये जो आर्टिकल्स है इसमें अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा इनको। ये संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो है, बिल आते हैं और जो मेजॉरिटी है वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, बहुमत। इसमें ये है कि जो टोटल मेंबरशिप है सभा का, जो मेंबरशिप है उसके मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर्स मौजूद होते हैं और वोट देते हैं उनके 2/3, ये दोनों चीज़ें हैं, ये स्पेशल मेजॉरिटी है। और खरा उतरना होगा, हैं इन सब का समर्थन हासिल करना, हाँ, हासिल करना पड़ेगा। वो भी इतना आसान नहीं है क्योंकि राज्यसभा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनका। और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, ओनली पार्लियामेंट ही कर सकता है। लेकिन किसी किसी मामले में स्टेट असेंबली की मंजूरी ज़रूरी है। आधे जो स्टेट्स है, 50% स्टेट्स की मंजूरी ज़रूरी है। वो जो प्रस्ताव पर डिपेंड होता है, बट नॉर्मली जो सेंटर, केंद्र और जो राज्य है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप है। इन दोनों में कोई फ़र्क, कोई अमेंड करना हो तो उसमें 50% असेंबलीज़ की मंजूरी ज़रूरी है। और फिर और किन किन चीज़ों पर मंजूरी चाहिए वो तो उसमें 368 में विस्तार से कहा गया है। वो तो हाई कोर्ट के बारे में हो या फिर दूसरी कई चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन उस अगर मंजूरी चाहिए या नहीं ये डिपेंड होता है जो प्रस्ताव लाएगा गवर्नमेंट, उस पर डिपेंड होता है वो। एक साथ चुनाव का कानून बनाने में कई तरह की संवैधानिक और व्यवहारिक बाधाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। इसका उदाहरण तो खुद भारत ही है, जहां पहले एक साथ ही चुनाव होते थे और अभी भी दुनिया के कई देशों में एक साथ ही चुनाव करवाने की परंपरा है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव साथ में होते हैं।
दक्षिण अफ्रीका में संसद, विधानसभाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव भी एक साथ होते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ करवाए जाते हैं। स्वीडन में भी हर 4 साल में आम चुनाव के साथ काउंटी और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील समेत कई अन्य देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। तो जो अन्य देशों में हो सकता है वो भारत में भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर देश की आम जनता की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में चुनाव नहीं होता, और चुनाव का नतीजा ये है कि उसका अगर बजट जोड़ दीजिएगा तो हमको लगता है कि 2-3 राज्यों के बजट के बराबर हो। तो होना ही चाहिए। एक बार में इलेक्शन खत्म हो, इससे सबको आसान होगा और देश का पैसा बचेगा। इसलिए ये तो एकदम जरूरी है। इसका मांग उठते भी रहा है पहले से भी, या होना ही चाहिए निश्चित रूप से। अलग अलग स्टेट वाइज इलेक्शंस होते हैं, उन्हें खर्चे बहुत से राजस्व बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है हमारे कोष पर। तो अगर ये वन नेशन में इलेक्शन हो जाएगा तो हमें बहुत मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी करोड़ों में, 100 करोड़ में हमारा खर्चा काफ़ी उससे बच जाएगा। अगर एक बार चुनाव हो जाए तो इसमें बजट से लेके जो परेशानी होती है चुनाव के समय में, अगर एक ही बार दिल्ली में भी चुनाव हो और स्टेट में भी चुनाव हो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा पहल। देश का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा जो हमारे देश की जनता के लिए, विकास के लिए प्रयोग में आएगा। ठीक है, और एक साथ हो जाने में हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी समस्याएं बहुत कम होंगी। हमारा इंडिया एक ही नेशन है, इलेक्शन भी एक ही होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से होता है क्या है कि आपके पैसे बचेंगे, जो कि फंड खर्चे होते हैं इसमें इलेक्शन के चुनाव में, कर्मचारी लोग लगते हैं या फोर्स लगता है, वो सारा का बचत हो जाएगा। तो इसलिए जरूर होना चाहिए। जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि सब राज्य, एक विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल सरकार चले और नहीं चले तो दूसरी बने, अगर इन सारी चीज़ों का आपने तोड़ ढूंढ लिया है तो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर एक देश एक चुनाव लागू हो गया तो कई व्यवहारिक सवाल भी होंगे, जैसे कि अगर एक साथ चुनाव हुए और किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई तो क्या होगा? अगर किसी राज्य की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए समय से पहले गिर गई तो क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, और अभी तो सिर्फ प्रस्ताव तैयार हुआ है। सवाल यह भी है कि भारत जैसे बड़े और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में क्या एक साथ चुनाव करवाना सही भी है या नहीं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ही आज सरकार ने समिति का गठन किया है। इसीलिए अभी तो सिर्फ चर्चा चली है, लंबा रास्ता तय करना अभी बाकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत जल्द होने वाला है तो ऐसा मुश्किल ही लगता है। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हर जगह विपक्ष के नेता बार बार जनता को बीजेपी से सतर्क करते हुए एक बात जरूर बोल रहे हैं। बात है संविधान में संशोधन की। विपक्ष के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपने तीसरे कार्यकाल में संविधान को बदल सकती है, और इसी मकसद से पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार के नारे को जोर दिया। इस बात को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग के मन में कई सवाल आ रहे होंगे। पहला तो ये कि क्या वाकई बीजेपी अगर अपने नेतृत्व के गठबंधन एनडीए को 400 पार ले जाती है तो क्या देश के संविधान में बदलाव कर सकती है? सवाल एक ये भी है कि ये संविधान आखिर बदलता कैसे है, इसके नियम क्या हैं? एक और सवाल है कि वो कौन सी चीजें हैं जो संविधान में बदली जा सकती हैं। इससे मिलता जुलता एक सवाल ये भी हो सकता है कि भले ही सत्ता में मौजूद सरकार के पास दोनों सदनों में मिलाकर कितनी भी सीट क्यों ना हो, संविधान की वो कौन सी बात है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे कई सवाल हैं जो आप सबके मन में आ रहे होंगे। अब सवाल है तो उनके जवाब भी हैं। हम आपको संविधान और उसके बदलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जनरल नॉलेज की किताब के एक आधे पन्ने से होते हुए ग्रेजुएशन के एक चैप्टर तक,
उससे भी ऊपर जाएं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक बेहद ज़रूरी सब्जेक्ट तक, एक ऐसा टॉपिक कहें या विषय कहें, भारत का संविधान अमूमन हर किसी ने पढ़ा और समझा है। पढ़ा ये भी है कि इसमें कई बार संशोधन हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को तो मुंह जबानी याद भी होगा कि संविधान में संशोधन कब कब हुआ, किसके किसके काल में हुआ और उसमें क्या क्या जोड़ा गया। ये सारी बातें तो सब जानते ही होंगे, लेकिन जो बात शायद सब नहीं जानते होंगे वो है इस संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और इसे बदलने का अधिकार। ये अधिकार किसके पास होता है, कैसे मिलता है और क्या क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं। इन सारे मुद्दों को समझने से पहले बेहतर होगा कि हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि संविधान होता क्या है और इसके संशोधन का मतलब क्या है। साल 1947 तारीख 15 अगस्त, ये वो दिन था जब हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिल गई। इसके बाद भारत यानी इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश तो बन गया, लेकिन बस इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होने से ही काम नहीं चल सकता था। इसके लिए एक और चीज़ की ज़रूरत थी, वो है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। गणतंत्र से मतलब एक ऐसा राज्य जो किसी एक राजा के अधीन ना हो, बल्कि प्रजा में से चुने हुए मुखियों या गढ़ों के तंत्र यानी सिस्टम से चलाया जाता हो। अब जिस तरह से राजा महाराजा के वक्त राजा के शासन को चलाने के लिए धर्म और शास्त्रों का सहारा लेना होता था, उसी तरह से गणतंत्र राज्य को चलाने के लिए भी कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। इसके लिए करीब 2 सालों के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उसी दिन से भारत स्वतंत्र के साथ एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। आसान भाषा में कहें तो देश का संविधान ही देश के सभी नागरिकों और सभी संगठनों से लेकर पूरे देश को चलाने वाली सभी पालिकाओं के काम करने के तरीके, उनके नियमों के साथ उनके अधिकार और दायित्वों के बारे में बताता है। भारत का हर एक जरूरी तथ्य भारत के संविधान के 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। ये भाग, अनुच्छेद और अनुसूची के लेटेस्ट आंकड़े हैं। बात उस दौर की करें जब ये संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब इस आंकड़े से एक बात तो साफ हो गई कि तब से लेकर अब तक संविधान के अलग अलग हिस्सों में बदलाव हुए, तभी इनके आंकड़े भी बढ़ गए। समय समय पर जैसे समाज में बदलाव होता गया, नियमों और कानूनों में भी बदलाव की मांग उठती गई। इसी के साथ देश के संविधान में बीते 63-64 सालों में कुल 105 बार संशोधन यानी बदलाव किए गए। आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम संविधान को बदलना कहते हैं, कानूनी तौर पर उसे ही संविधान का संशोधन कहते हैं। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद से हम इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। खैर, अब इस चर्चा के बाद आपका पहला सवाल उठेगा कि संविधान बदलता कैसे है, मतलब इसमें संशोधन कैसे होते हैं। अब देश के संविधान में संशोधन कैसे होगा, ये बात खुद संविधान में ही लिखी गई है। संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 में बताया गया कि देश की संसद के पास शक्ति होती है कि वो देश के संविधान में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान के प्रावधानों को जोड़ने या हटाने की विशेष शक्ति दी गई है। इसमें यह बात भी बताई गई है कि संसद इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। अब संविधान संशोधन के वो 3 तरीके क्या हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ राज्य के विधान सभाओं की भी सहमति की जरूरत होती है, उसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि संशोधन की पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब भी देश में कोई ऐसा नियम लाना हो जिसे संवैधानिक रूप से कानूनी मान्यता दी जाए या फिर किसी नियम में बदलाव करने हो जिसके बारे में पहले से ही देश के संविधान में लिखा गया हो, तो ऐसे मामलों में सबसे पहले देश की संसद में उस विषय पर एक बिल पेश करना होता है। हिंदी में इसे विधेयक कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे प्रस्ताव या प्रपोजल कहते हैं। संविधान में संशोधन उस बदलाव के बिल को पेश करके ही शुरू किया जा सकता है और ये बिल देश की संसद में ही पेश करना होगा, फिर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। राज्य के विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसे बिल पेश नहीं किए जा सकते हैं। इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री या संसद का कोई भी सदस्य सदन में पेश कर सकता है। बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। बिल को पेश करने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में से एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास कराना होगा। यहाँ एक बात पर खासा ध्यान दिया जाता है कि अगर बिल संविधान के
फेडरल प्रोविजंस यानी कि संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इस पर देश के राज्यों के विधानमंडल से भी सिंपल मेजॉरिटी से मंजूरी मिलनी चाहिए। यहाँ हमने 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया। पहला है स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा है सिंपल मेजॉरिटी और तीसरा है फेडरल प्रोविजन। अब ये स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी क्या है इसे हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी फेडरल प्रोविजंस क्या है इस बारे में जान लीजिए। देखिए, भारत एक क्वासी फेडरल देश है। फेडरल का मतलब होता है संघीय। आसान भाषा में कहें तो संयुक्त यानी मेलजोल से। ये मेलजोल केंद्र और राज्यों के संदर्भ में है। इसी से बना है फेडरलिज्म यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। मतलब केंद्र राज्य के कामों में दखल ना दे और राज्य केंद्र के कामों में दखल ना दे। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, लेकिन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा बराबर नहीं है। यहाँ केंद्र के पास थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। वैसे तो संविधान का ज़्यादातर हिस्सा केंद्र अकेले संशोधित कर सकती है, पर कुछ हिस्सों में बदलाव के लिए राज्यों की अनुमति भी चाहिए। अब वापस आते हैं अपने प्रोसेस पर। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और ज़रूरत के हिसाब से राज्य विधानमंडलों से इसकी मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को इस बिल पर अपनी सहमति देनी ही होती है। वो ज़्यादा दिन तक न तो बिल को अपनी सहमति के लिए रोक सकते हैं और न ही बिल को रिकंसिडरेशन के लिए संसद को लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद एक विधेयक यानी बिल एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है और एक्ट की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधन हो जाता है। मतलब संविधान में बदलाव हो जाता है। ये तो हुई बात संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया की। अब जरा उन तरीकों को भी समझ लेते हैं जिनसे ये बदलाव होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। पहला है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहें तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट यानी संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी कि संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन द्वारा संशोधन। सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो इसमें बिल संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी बिल पर वोटिंग के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर मौजूद हैं उनमें से 50% से ज़्यादा लोग इसके पक्ष में वोट कर दें। इसे ऐसे समझिए कि लोकसभा में कुल सीट 543 है। मतलब कि सदन में कुल 543 सांसद होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर दिन पूरे सांसद संसद आते ही हो। ऐसा बहुत कम ही होता है कि संसद में सारे सांसद एक साथ आते हों। इसलिए सिंपल मेजॉरिटी से केवल उन्हीं सांसदों का वोट लिया जाता है जो उस बिल को पास कराने वाले दिन संसद में मौजूद हों। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन किसी भी बिल पर वोटिंग हुई उस दिन सिर्फ 400 सांसद ही संसद आए हों। ऐसे में अब इन 400 सांसद में से अगर आधे से ज़्यादा यानी 201 या इससे ज़्यादा सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट कर दिया तो ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। इसी तरह से बिल को राज्यसभा में भी पास कराना होगा। ये तो हुई सिंपल मेजॉरिटी की बात। इसका नाम सिंपल मेजॉरिटी इसलिए रखा गया क्योंकि ये सिंपल है और सिंपल मेजॉरिटी से कुछ ज़्यादा गंभीर मामलों पर बदलाव नहीं किए जाते। इस मेजॉरिटी से देश में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों को हटाना या बनाना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश जैसे पदों के भत्ते या विशेषाधिकार, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद की प्रक्रिया के नियम, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और उप न्यायाधीशों की संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति जैसे कई संशोधन सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं। लेकिन संविधान के ज़्यादातर बदलाव या संशोधन संसद के स्पेशल मेजॉरिटी से किए जाते हैं। इसमें भी बिल को सिंपल मेजॉरिटी के जैसे ही दोनों सदनों से पास कराना होता है, लेकिन इसमें सांसदों की संख्या उनकी उपस्थिति से तय नहीं होती। मतलब कि जिस तरह से सिंपल मेजॉरिटी में संसद में बिल पेश करने वाले दिन उपस्थित सांसदों के पास कर देने से काम चल जाता है, वैसा स्पेशल मेजॉरिटी में नहीं चलता। कोई भी बिल स्पेशल मेजॉरिटी से तभी पास होगा जब मौजूदा सांसदों में से कम 2/3 सांसद पक्ष में वोट डालेंगे।
मतलब ये कि लोकसभा में अगर 543 सांसद चुने गए हैं तो कोई भी बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास तभी माना जाएगा जब इसे लोकसभा के 543 सांसदों में से 272 या उससे ज्यादा सांसदों की सहमति मिल जाए। इसी तरह से राज्यसभा में भी अगर 245 सांसद चुने गए हैं तो वहां भी 123 या उससे ज्यादा सांसदों की इस पर सहमति होनी चाहिए, तभी कोई बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास माना जाएगा। अब आप पूछेंगे कि भला ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी सत्ता पक्ष जिसे संसद के दोनों सदन में बहुमत प्राप्त हो, वो संसद से विपक्षी पार्टी की अनुपस्थिति में या उसे बैकआउट कराने के बाद या फिर उसे बैन करने के बाद लोकसभा चाहे राज्यसभा में अपनी मनमर्जी से विपक्ष के ना होने का फायदा उठाते हुए किसी भी बिल पर सहमति ना ले, मतलब उसे पास ना करा ले। इस मेजोरिटी के जरिए यानी स्पेशल मेजोरिटी के जरिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे संविधान के कई हिस्सों में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें स्पेशल मेजोरिटी से भी संशोधित नहीं किया जा सकता। ये हिस्से हैं देश के फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी यानी राजनीति के संघीय ढांचे से। वही संघीय ढांचे जिनके बारे में हमने आपको फेडरलिज्म के बारे में बताते हुए समझाया था। ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए संसद की स्पेशल मेजोरिटी के साथ जरूरत होती है राज्यों के विधानमंडल के मेजोरिटी की भी। इसमें जिस तरह से संसद के सभी सदस्यों के आधे से ज्यादा सांसदों से बिल पर मंजूरी लेनी होती है, उसी तरह राज्य के विधानमंडलों में भी आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल की सहमति लेनी होगी। इसे समझने के लिए आप जीएसटी के लिए संविधान संशोधन को समझ सकते हैं। ये भी एक संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ था, लेकिन ये संशोधन सिर्फ संसद में पारित होने से लागू नहीं हुआ। इसके लिए संसद की स्पेशल मेजोरिटी के साथ देश के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में भी सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना हुआ। यह संशोधन का एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 368 मतलब कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को भी बदला जा सकता है। लगभग हर तरह के संशोधन के लिए अलग अलग मेजोरिटी है। इसमें एक बात तो साफ है कि संविधान निर्माताओं के मन में एक चीज साफ थी कि समय के साथ संविधान में बदलाव होता रहना चाहिए, लेकिन इसका प्रोसेस इतना डिफिकल्ट जरूर बनाया जाए कि सभी दलों में सहमति बने बिना संशोधन न हो सके। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसे संविधान बदला जा सकता है तो क्या कोई सरकार जिसके पास संसद में स्पेशल मेजोरिटी हो, मतलब लोकसभा में 245, राज्यसभा में 123 सांसदों को मिलाकर कुल 368 से ज़्यादा सांसदों की संख्या हो और देश के राज्यों में भी आधे से ज़्यादा में उनकी सरकार हो, तो क्या पार्टी संविधान को पूरे तरीके से बदल सकती है? बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे और पक्ष विपक्ष के संविधान बदलने की बातों को लेकर जिस तरह से आम जनता के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बीजेपी इस बार अपने गठबंधन के साथ 400 सीटों के आंकड़े को पार कर जाती है, तो क्या सच में वो संविधान में बड़ा बदलाव कर देगी? इस सवाल का सीधा सा जवाब है नहीं। ऐसा करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हाँ बेहद और बेहद और बेहद से भी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा करने के लिए पहले तो बीजेपी को दोनों सदनों में आधे से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। उसके बाद भी देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भी 50% सीटों से मंजूरी लेनी होगी, और तो और इसके बाद राष्ट्रपति से भी सहमति लेनी होगी। ये सब हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में अगर उस मुद्दे को उठाया गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिलनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये सब इतना आसान नहीं है। साल 1973 में इस मुद्दे से जुड़ा देश का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक केस केशवानंद भारती का केस हुआ, जिस पर 11 जजों की बेंच बैठी और कुछ बेहतरीन जजमेंट्स दिए गए। इसी केस से जन्म हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किसी भी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया तो उस हिस्से का संशोधन नहीं किया जा सकता। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म और जुडिशियल रिव्यू जैसे संविधान के कई अलग अलग हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, जिसने संविधान को पूरी तरह से बदलने का स्कोप ही खत्म कर दिया। इस केस के बाद ऐसा होना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में देश में इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान सत्ता पक्ष के पास लोकसभा में 350 से भी ज्यादा सीटें थी। तब संविधान में 42वां संशोधन हुआ। इस संशोधन ने प्रस्तावना में इतना बदलाव किया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जोड़ दिया गया।
रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन संशोधनों में सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार दायरे को भी कम कर दिया गया था। इतना कम कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक संशोधन के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता था। आसान भाषा में कहें तो अगर सरकार ने कोई ऐसा संशोधन किया जिससे देश के नागरिकों को समस्या हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। लेकिन इमरजेंसी के बाद साल 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने 42वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और इस संशोधन के जरिए इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को बदल दिया गया। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो सामने आती है कि देश के संविधान में किसी भी पार्टी द्वारा जो केंद्र से लेकर राज्य तक में भी प्रचंड बहुमत में हो वो कुछ मुद्दों पर तो बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के पूरे भाव और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना बेहद ही मुश्किल है, या कह सकते हैं क्लोज टू इम्पॉसिबल है। खैर, इस पूरे मामले पर और पक्ष विपक्ष के बयानों पर आपका क्या मानना है, अपनी राय हमें जरूर बताएं।